ए वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सबका इकोनॉमिक्स की इस कक्षा में पुनः स्वागत है। इस कक्षा में हम कक्षा 11 इकोनॉमिक्स की बुक स्टैटिक्स सांख्यिकी का यूनिट 3 के बारे में पढ़ रहे हैं। इस यूनिट 3 में बहुत सारे चैप्टर हैं। उसमें से चैप्टर हमने जो हम इस क्लास में ले रहे हैं वो ले रहे हैं इंडेक्स नंबर्स, सूचकांक। इस चैप्टर की 2 क्लासें पहले हो चुकी हैं। आज हम शुरू करेंगे थर्ड वन। इसमें आपने यदि पहले 2 क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें पहले देखिएगा, तभी थर्ड वन शुरू कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी नेक्स्ट क्लास तभी समझ आती है आपको जब पहले वाली क्लासें हमारी हो चुकी होती हैं, क्योंकि सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं क्लासेज। तो जब पहली क्लास की नॉलेज हमें नहीं होगी तो दूसरी और तीसरी क्लास का समझ कुछ नहीं आएगा। पहली देखिएगा, फिर दूसरी देखिएगा, तब तीसरी शुरू कीजिएगा। चलिए, तो थोड़ा सा हम पीछे हमने क्या क्या पढ़ लिया इसके बारे में हम देख लेते हैं। कि हमने सबसे पहले इसमें इंडेक्स नंबर का सिलेबस देखा था, पाठ्यक्रम देखा था, क्या क्या हमारे सिलेबस में है। इंडेक्स नंबर का मीनिंग की बात करी थी कि मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है। देन इसके बाद हमने फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर की बात की थी कि सूचकांकों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं के बाद इंडेक्स नंबर की ये 4-5 विशेषताएं थी। फिर इंडेक्स नंबर को बनाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, डिफ़िकल्टीज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, इनकी बातें की थी। इसके बाद हमने समझा था कि एडवांटेज, सूचकांक के क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स के हमने इसके बारे में जाना। फिर लिमिटेशंस जानी कि क्या क्या सीमाएं हैं सूचकांक नंबर की। फिर इसके बाद हमने सूचकांक नंबर कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के, सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर फिर 2 तरह के, ये वेटेड इंडेक्स नंबर फिर 2 तरह के, भारित सूचकांक फिर 2 तरह के। ये सब कैसे नाम याद रहेंगे, कौन सी विधि का कौन सा फार्मूला है, इसके बारे में हमने डीपली जाना था। ये सारे इनके फॉर्मूले, और फॉर्मूलों के साथ साथ हमने एक एक क्वेश्चन भी इन सब तरीके का सोल्व किया था। लास्ट ईयर मेथड, पास्ट मेथड, ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी। अब इसके बाद आज हम शुरू कर रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई, और इसका एक दूसरा नाम भी है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता कीमत सूचकांक, और जनरली पेपर में भी यूज हो जाता है, इसलिए मैं दूसरा नाम बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में तुमसे पूछ लिया कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको ये ध्यान रहे कि ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की ही बात हो रही है। जीवन निर्वाह लागत सूचकांक कहते हैं इसको। क्या होता है, चलिए शुरू कर रहे हैं अब हम कि जीवन निर्वाह लागत सूचकांक क्या होता है। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स is the index number which measures the average change in the price, जो कीमतों में औसत परिवर्तन पता करता है, मापता है, by the specific class of consumers for goods and services consumed by them। एक स्पेसिफिक क्लास का मतलब बहुत सारी क्लास होती हैं। एक लेबर क्लास है, एक मध्यम वर्ग है ना, एक हायर क्लास है। सबकी गुड्स और सर्विसेज जो कंजप्शन है सबका अलग अलग है। कोई किसी क्वालिटी की गुड्स और सर्विसेज का यूज करता है ना, और कोई किसी क्वालिटी की। जैसे एसी है, एसी मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग ही इस्तेमाल करता है, निम्न वर्ग इस्तेमाल नहीं करता, तो वो उनकी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है। कार है, निम्न वर्ग इस्तेमाल नहीं करता है, इसलिए वो उनकी गुड्स एंड सर्विसेज में नहीं आएगा। तो एक स्पेशल क्लास मीन्स किस क्लास के लिए हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, उसी के डाटा इकट्ठे करेंगे। फिर हम यदि निम्न वर्ग के लिए ज्ञात करना चाह रहे हैं तो हम गेहूँ, चावल और खाना और रहना और कपड़ा, कपड़ा भी मोटा कपड़ा मीन्स जो सस्ते वाला कपड़ा होता है उसके रिलेटेड डाटा कलेक्ट करेंगे। और यदि हम हायर क्लास के लिए है तो फिर अलग चीज़ों का डाटा कलेक्ट करेंगे। तो कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रही है वो स्पेसिफिक क्लास इन द करंट ईयर ऑफ, करंट ईयर में
उनके प्राइस लेवल में कितना चेंज आया। अब चेंज कितना आया, ये चेंज निकालने के लिए तो हमें कहीं ना कहीं कंपैरिजन करना पड़ेगा ना। कंपैरिजन विद द बेस ईयर। किससे कंपैरिजन करेंगे? आधार वर्ष से। समझ आई बात? ये इसका फॉर्मूला बन गया जी। डब्लू वही वेटेज है, आर वैल्यू वही जो पहले थी, अभी समझ आ जाएगी। आर हमेशा ही शुरू से ही ऐसा ही निकालते आ रहे हैं हम, P1/P0 × 100। अब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको पीछे से जब भी आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो वे जो हमने अभी तक पढ़ा है उससे कंपैरिजन जरूर करना होता है हमें, जिससे हमें फॉर्मूले याद रहते हैं। वरना तो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप जब क्वेश्चन करना शुरू करेंगे कंफ्यूज रहेंगे कि अरे कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, वो वाला या वो वाला। फिर बहुत सारे फॉर्मूले याद हैं आपको, या आप याद कर लेंगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। देन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। फिर कह रहा हूं उपभोक्ता कीमत सूचकांक, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जीवन निर्वाह लागत सूचकांक भी है। तो जीवन निर्वाह लागत सूचकांक को कैसे बनाते हैं, कैसे निर्माण करते हैं? सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स क्लास, जो मैंने अभी बताया कौन सी क्लास के कंज्यूमर्स के लिए हमें बनाना है। जैसे इंडस्ट्रियल लेबर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, एग्रीकल्चर कृषि वाली लेबर है ना, कृषि श्रमिक हैं, हायर क्लास है। इनमें से किसी एक का हमें सेलेक्ट करना होगा जिसके लिए हमें सीपीआई बनाना है। इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिली बजट, उस परिवार के बजट के बारे में जानकारी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस अबाउट द फैमिली बजट शुड बी ऑब्टेन। बेटा जी केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही नहीं आते, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसीलिए हम ये सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, है ना। तो आप ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी तैयार करेंगे। तो इसमें इंफॉर्मेशन फैमिली बजट की कॉमोडिटीज विच दे कंज्यूम, कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें वो कंज्यूम करते हैं। जैसा मैंने अभी कार का एग्जांपल दिया था, कार जो निम्न वर्ग है, लेबर क्लास है, वो कंज्यूम नहीं करते हैं तो वो छोड़ देंगे। यदि हम हायर क्लास के लिए जा रहे हैं तो लग्जरी गाड़ियां भी रखेंगे। क्वांटिटी ऑफ कंजप्शन, कितनी क्वांटिटी कंजप्शन करते हैं। प्राइस ऑफ कंसर्न गुड्स एंड सर्विस, पहले जब हमने गुड्स एंड सर्विसेज सेलेक्ट कर ली, भाई ये हमें सेलेक्ट कर, ये हमने छांट ली, इनके बारे में डाटा कलेक्ट करना है, डिसाइड कर ली, तो उनके प्राइस लेने हैं। मनी स्पेंड ऑफ दीज गुड्स, और उन गुड्स और सर्विसेज पे कितना उन्होंने पैसा खर्च करना है या कितना पैसा खर्च करते हैं। आइटम्स में भी क्लासिफाइड लाइक फूड, क्लोथिंग, फ्यूल, लाइट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह सारी चीज़ें आ गई इसमें। फ्यूल में एलपीजी गैस, पेट्रोल, यदि गाड़ी है उनके पास कितना पेट्रोल कंज्यूम करते हैं या डीजल कंज्यूम करते हैं। हाउस रेंट, मकान का किराया। शिक्षा पे कितना खर्च करते हैं, अपनी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे कितना खर्च होता है, साफ़ सफाई पे कितना खर्च करते हैं, और इसके अलावा मिसलेनियस अदर चीज़ें। देन चॉइस ऑफ बेस ईयर, फिर क्या करेंगे? सबसे पहले हमने क्या किया कि कौन सी क्लास के लिए हमें डाटा कलेक्ट करने हैं वो सेलेक्ट किया, है ना, सिलेक्शन ऑफ कंज्यूमर क्लास। फिर क्या किया, वो कंज्यूमर क्लास कौन कौन सी वस्तुएं और सेवाएं इस्तेमाल करते हैं उनकी लिस्ट बनाई, उन वस्तुओं और सेवाओं की क्वांटिटी देखी, बेस और क्वांटिटी देखने के साथ साथ उन पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखी। इसके बाद फिर हमने कौन से बेस ईयर से कंपेयर करना है। प्रजेंटली ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप ये लिखेंगे, है ना, केवल आपको बताने के लिए कि भाई हम बार बार कह देते हैं जी बेस ईयर। आजकल हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2011-12 यूज कर रहे हैं। 11-12 एक नॉर्मल ईयर था, बेस ईयर, इसीलिए करते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट प्राइजेस उन वस्तुओं की कीमतों के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। रिटेल प्राइस ऑफ सेलेक्टेड आइटम्स शुड बी कलेक्ट, रिटेल प्राइस लिए जाने चाहिए। ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है, कौन से मार्केट से लें। एक वही दाल किसी मार्केट में किसी रेट में है, किसी मार्केट में किसी रेट में है, बहुत सारी क्वालिटी हैं। वही सब्जी आलू कहीं 20 रुपये किलो है, उसी दिन उसी समय दूसरे मार्केट में 30 रुपये किलो भी मिल सकता है। तो ये रिटेल प्राइसेस में प्रॉब्लम आती है। जबकि होलसेल प्राइस, जैसे आज़ादपुर मंडी में चले जाओ, वहाँ सब्जी के रेट सब जगह एक जैसे मिलेंगे। वेटेज,
कितना वेटेज दिया जाए, सिलेक्शन आइटम शुड बी गिवन वेटेज अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंस। कितना वेटेज देंगे, जितनी उनकी इम्पोर्टेंस है उन लोगों की लाइफ में, उस क्लास की लाइफ में। दो रास्ते हैं वेटेज देने के, क्वांटिटी वेटेज। दीज वेटेज आर गिवन प्रोपोर्शन टू द क्वालिटी कंज्यूम इन द बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस में कितनी क्वालिटी कंज्यूम की थी वो उतना वेटेज दे दें, लेकिन ये हमेशा ठीक नहीं होता, क्योंकि 2000 मैंने अभी बताया 2011-12 बेस ईयर है। 11-12 में बहुत सारी चीज़ें, आप कितना डाटा यूज करते थे मोबाइल का 11-12 में, ना के बराबर। मुश्किल से महीने में 1 GB डाटा खरीदते होंगे, क्योंकि 300 रुपये का आता था उस समय डाटा। 1 GB डाटा 1 महीना चलता था शायद। आप तो बच्चे हैं, शायद इस्तेमाल करते भी ना हो। आज कितना कर रहे हैं, कम से कम 1.5 GB पर डे। तो अब बेस ईयर के डाटा से हम कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है इसमें। एक्सपेंडिचर वेट, दीज वेटेज आर गिवन प्रोपोर्शन टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द आइटम कंज्यूम्ड इन द बेस पीरियड। उस बेस पीरियड में आपने अपनी इनकम का या टोटल कितना एक्सपेंडिचर किया था उस डाटा पे। जैसे 300 रुपये यहाँ डाटा पे हमने खर्च किए थे, तो दो तरह से दे सकते हैं। अब कैसे निकालते हैं इसको, फाइंड द कंज्यूमर फॉर्मूला ऑफ टू यूज टू फाइंड द सीपीआई। पहला मेथड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। इन दिस मेथड द क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज कंज्यूम्ड बाय द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बेस ईयर आर एस्टिमेटेड इन दीज फिगर्स ऑफ देयर प्रोपोर्शन आर यूज्ड एज वेट। इसको एग्रीगेट मेथड को बोलते हैं, समूहीकृत विधि। सेकंड वाले में भी बताया था मैंने, है ना। ये मैं इंग्लिश हिंदी दोनों एक साथ भी आपको, हिंदी मीडियम वाले जब मैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड कहता हूँ तो बिल्कुल कान बंद ना कर लें कि सर अभी तो इंग्लिश मीडियम वालों की बात कर रहे हैं, मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है। बेटा जी, आपको जो टेक्निकल टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स में, कोई सब्जेक्ट हो, कोई चैप्टर हो, कोई सी बुक हो इकोनॉमिक्स की, है ना, आपको पक्का दोनों चीज़ें ध्यान से सुननी है। एग्रीगेट क्योंकि और आपको जब पेपर आता है आपके पास, तो आपको पेपर में बाइलिंगुअल पेपर आएगा आपके पास, ऊपर हिंदी में लिखा होगा, नीचे इंग्लिश में लिखा होगा। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, केवल हिंदी ही पढ़नी है मुझे, हिंदी में ही आंसर वो क्वेश्चन पढ़े। एक नज़र इंग्लिश मीडियम पे भी, इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन पे भी मार ले, तो कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा तो वो दूर हो जाएगा, है ना। समूहीकृत व्यय विधि में आपको कुछ नाम में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से आपको क्लियर हो जाएगी। ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, आपको इंग्लिश मीडियम ही क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, हिंदी मीडियम क्वेश्चन पे भी एक नज़र डाल लेनी है। इससे आपको क्वेश्चन का सेंस अच्छे से क्लियर हो जाता है और कहीं कुछ टर्म क्लियर हो जाती हैं। तो इसको हम बोलते हैं समूहीकृत व्यय विधि। इस विधि में आधार वर्ष में विशेष समूह द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है और इन आंकड़ों या उसके अनुपात को भार के रूप में उपयोग किया जाता है। आधार वर्ष में मात्रा क्या होती है बेटा जी, Q0 यही होती है ना। तो फॉर्मूला क्या बन गया ये इसका, P1 समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100। अब याद करके बताओ मुझे जरा, पहले कभी फॉर्मूला पढ़ा है ये, बोलो याद करो। और मैं तो अभी आगे पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, एक बार इसको पोज कर लो यहीं पे और खुद के दिमाग पे जोर दे के याद करने की कोशिश करो कहाँ पढ़ा। और यदि याद नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपको पहले 2 क्लास ठीक से आपने नहीं सुनी या तैयार नहीं की, पढ़ा नहीं है वो। ये पाश्चे मेथड है, पढ़ा था हमने, है ना। 3 मेथड पढ़े थे, उसमें से एक पाश्चे मेथड है। मैंने आपको बताया भी था कि समेशन P1 अपॉन समेशन P0 तो आपको लिख ही लेना है और यहाँ 100 कर देना है ना। और लास्ट पीयर मेथड में, सॉरी पाश्चे नहीं, ये वाला मेथड है आपका लास्ट पीयर मेथड। देखो मुझे भी कंफ्यूज था, तो मैं कहाँ से, जब तीनों नाम मैंने बोले तो अपने आप मुझे याद आ गई। याद करने की स्टाइल है। लास्ट ईयर मेथड में लास्ट ईयर वाली क्वांटिटी लेते हैं हम, Q0। और पास्ट ईयर मेथड में कौन सी क्वांटिटी लेंगे भाई, करंट वाली। कौन सी, Q1। ये
पाश्चे मेथड का फॉर्मूला हो गया। इसी को मैं 0 बना दूं, पाश्चे मेथड का फॉर्मूला हो गया, है ना। तीसरा मेथड, दोनों को मिला लेते हैं। देन तो एक विधि होगी हमारी, पाश्चे मेथड से हम इसको निकाल लें, ये वाला फॉर्मूला लगा लें। दूसरी विधि फैमिली बजट मेथड, इसको हम कहते हैं पारिवारिक बजट विधि। इन दिस मेथड द फैमिली बजट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स आर केयरफुली स्टडीज, है ना। जो भी हमने क्लास सेलेक्ट की है उसके बहुत सारे लोगों का हम फैमिली का बजट स्टडी करते हैं, भाई कितना पैसा किस पे खर्च कर रहा है। द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन द एवरेज फैमिली फॉर वेरियस आइटम इज एस्टिमेटेड, कि कौन कितना पैसा खर्च कर रहा है उसका एक एवरेज औसत निकाल लेते हैं, और फिर उसको वेट के रूप में, है ना, डब्लू के रूप में ले लेते हैं, और फॉर्मूला हमारा बन जाता है ये। यहाँ अगेन आर इज इक्वल टू सेम है। देन एक क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में देखते हैं, पहले क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्ट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, सीपीआई निकलवा रहा है, यहाँ से कंफर्म हो गया हमें, फॉर 1988 ऑन द बेसिस ऑफ 1987। 2 ईयर दे दिए भाई, 87 और 88। तो 87 पक्का बेस ईयर हो गया हमारा, आधार वर्ष हो गया, क्योंकि ये पुराना है इन दोनों में। ये हो गया करंट ईयर। भले ही तुम ये कहोगे अब तो 2022 चल रहा है, नहीं जी, इन दोनों को कंपेयर करके जो पास वाला है वो करंट ईयर, जो पीछे वाला है वो बेस ईयर। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग, इन डाटा का यूज करके हमें सीपीआई निकालना है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकालना है। कौन कौन से मेथड से? यूजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड कौन सा भाई? अभी अभी तो पढ़ा है बेटा जी, ये वाला समूहीकृत व्यय विधि। और दूसरा फैमिली बजट मेथड, पारिवारिक बजट विधि से। तो 2 क्वेश्चन हो गए इसी में। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। कॉमोडिटी ABCD, वो जो फूड, क्लॉथ और हाउस रेंट और ये सारी चीज़ें हम अलग अलग ना लिख के ABCD आइटम लिख लेते हैं। क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन 1987, इट मीन्स ये हो गया बेटा मेरा Q0। यूनिट कोई हमें यूज नहीं करनी। प्राइसेज 87 के क्या लिख लूँ, P1 या P0? वेरी गुड, P0, क्योंकि बेस ईयर है। 88 करंट ईयर है, ये हमने यहीं लिख दिया था, डिसाइड कर लिया था। चलिए जी, अब सॉल्यूशन। पहला एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, समूहीकृत व्यय विधि से। ये मेरा Q0 हो गया, ये मेरा P0 हो गया, ये मेरा P1 हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन को याद करके एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड में कौन सा फार्मूला लगाना है ये सोचना है। इसमें फार्मूला लगेगा बेटा जी लास्पियर मेथड, वो फार्मूला लिख लीजिए, ये लिख लिया जी फार्मूला। इट मीन्स इसको P1 कर देता हूँ, है ना। P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। अच्छा जी, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन शुरू करना। सबसे पहले किस किस को मल्टीप्लाई करूं भाई? P1 Q0, P1 ये Q0 ये, इन दोनों की मैं क्या करूं? मल्टीप्लाई करूं। इट मीन्स 6 इंटू 316। एक तो मल्टीप्लाई ये होगी, एक मुझे चाहिए P0 Q0, ये वाला और ये वाला, इन दोनों की भी मल्टीप्लाई होगी। चलिए जी, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ? P1 Q0, ये डिसाइड हुआ था हमारा। P1 Q0 में क्या मल्टीप्लाई कर दूं भाई? 316 इंटू 6, कितना हुआ भाई? 6 6 जा 36, 3 6 1 जा 6 और 3 9 और 6 3 जा 18, 1896 हो गया बेटा जी। चलो जी, ठीक हो गया। इसी तरह से 308 को किससे मल्टीप्लाई कर लूँ? 6 से। 6 8 जा 48, फिर 4 भी आ जाएगा, 6 3 जा 18, ये 419 ही आ जाएगा। सेम ऐसे ही कर लोगे, 6 1 जा 6, ओ सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करना तो पहला तो 0 ही आ जाएगा। 6 1 जा 6, 6 6 36। चलिए जी, 848 ठीक आ गया, 419, 3660। इसी तरह से आगे वाली मल्टीप्लाई कर लोगे, यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा।
समेशन चाहिए, इसके लिए इसका समेशन भी कर लिया। सेकंड सेकंड वन इज क्या चाहिए, P0 Q0। चलो जी नेक्स्ट लाइन में P0 Q0, P0 Q0 का मतलब है 315.75 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इस वाली लाइन में की बात करूं तो 416 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 416 ही आएगा ना, 1 से मल्टीप्लाई करके, तो ठीक है। 315 को इस वाले को 315 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आ जाएगा बेटा मेरा 1894, है ना। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तो ये बढ़िया है सर, एक पेन घुमाते हैं मल्टीप्लाई होकर लिख जाता है ना। काश हमें हमारे पास भी ऐसा ही पेन हो, सब कुछ अपने आप होता चला जाए, है ना। लेकिन ऐसा होगा नहीं बेटा तुम्हारे साथ पेपर में। पेपर में तो ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए क्वेश्चन खुद करके साथ साथ कैलकुलेट करके देखोगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तब आपको बात बनेगी। चलिए जी आगे चलते हैं। क्या करें, ये फॉर्मूला लिख लिया हमने, फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर दो। P1Q0 की जगह कितना रख दूं, 8884। P0Q0 के प्लेस पे कितना रख दूं, 837.5। चलो जी ये रख दिया मैंने, इंटू 100 कर दिया, आंसर आ गया 106.06। इसके आगे यूनिट कुछ भी नहीं लगाते हैं, ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, इंडेक्स नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। 106.06 का मीनिंग क्या हुआ कि कौन कौन से ईयर कंपैरिजन कर रहे थे हम, 1987 की अपेक्षा 1988 में एक तरह से हम कह सकते हैं महंगाई कितनी बढ़ गई। इस डिजिट को उठाओ, 1 छोड़ दो, 6.06% महंगाई बढ़ गई। अर्थात जिसका पहले बजट 100 रुपये था, अब कितना खर्च करना पड़ रहा है उसे, उतने ही सुविधाएं और उतने ही सामान के लिए 106.06। इसका मीनिंग ये हुआ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं अब हम। सेकंड पार्ट क्या था बेटा जी, फैमिली बजट मेथड से। ये अभी हमने कौन सा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर समूहीकृत व्यय विधि से सॉल्व किया, अब हम किससे सॉल्व करना चाह रहे हैं, पारिवारिक बजट विधि से। पारिवारिक बजट विधि में सबसे पहले, फैमिली बजट मेथड में सबसे पहले बेटा जी लिख लो इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास था ये वाला, है ना। इसका मतलब WI चाहिए। WI चाहिए तो क्या करें, P0Q0 निकालें हम। ये P0Q0, इट मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। इतना थोड़ा सा दिमाग लगा के रखना बेटा जी, ये वाला यदि दोनों क्वेश्चन पूछे हैं तो तमीज़ से यहीं कैलकुलेट किया होगा तो यहीं से उठ जाएगा। ये भी P0Q0 था ना, 1894.5। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हमने क्या की, दैट इज W। ये क्या हो गया हमारा, वेट। वही लाइन एज इट इज आ जाएगी। इसके बाद हमें क्या चाहिए, R चाहिए बेटा जी, है ना। यहाँ मैंने I लिख दिया, इसको क्या लिख लूँ, R। एक तरह से फॉर्मूले में भी R ही था ये, है ना। यहाँ पे WI की जगह R था, ये क्वेश्चन में इन्होंने चेंज कर दिया। अभी देखते हैं ये वाला फैमिली बजट मेथड था ना, ये इसमें यही फॉर्मूला लिखा था हमने, R यही था P1/P0 इंटू 100, तो RW अपॉन समेशन RW अपॉन समेशन W, ये फॉर्मूला था हमारा। तो ये वाला फॉर्मूला एक तरह से वही हो गया, समेशन WR एक ही बात है, अपॉन समेशन W इंटू 100। और R क्या होता है हमारा, P1/P0 इंटू 100। इट मीन्स P1 ये वाले 360 अपॉन P0, कैसे लिखूं इसको, 360 अपॉन
P0 315 इंटू 75 इंटू 100। इसको सॉल्व करूँगा तो ये आंसर आ जाएगा बेटा जी 100.08। P1 ये ऊपर, अब कितना लिख लूँ, 308 ऊपर 305 नीचे इंटू 100। देखते हैं इसको सोल्व करके कितना आता है, 100.98। इसी तरह से हम सोल्व कर लेंगे। हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ भी हो, है ना, बहुत गारंटी नहीं है इसकी, कैलकुलेशन में मिस्टेक मुझसे भी हो सकती हैं। अब क्या करें भाई, नेक्स्ट वन इज क्या निकाल लूँ, WR, क्योंकि मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, समेशन WR चाहिए। WR का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, आंसर इज दिस दिस दिस। इस तरह से हम क्या निकाल लें, अब क्या चाहिए मुझे, समेशन WR का समेशन भी चाहिए, तो समेशन WR यहाँ पे निकाल लूँ मैं, समेशन WR ये आ गया। एक मुझे चाहिए समेशन W, तो ये वाला समेशन W निकाल लूँ, ये वाली लाइन है ना, इसका समेशन ये आ गया मेरा। ये ऊपर रख दूँ, ये नीचे रख दूँ, इंटू 100 कर दूँ, आंसर आ जाएगा मेरा। ये वाली फिगर ऊपर रख दी, ये वाली फिगर कहाँ ले आऊँ, नीचे ले आऊँ, इंटू कितना कर दूँ, 100, आंसर इज दिस 1.606। सेम ही आंसर आ रहा है पहले वाला ही, लेकिन दोनों का फ़र्क है, आंसर आपका थोड़ा बहुत डिफरेंट भी आ सकता है ना, पॉइंट्स में। चलिए जी आगे बात करते हैं। यूजेज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता कीमत सूचकांक का क्या उपयोग है। इट इज़ यूज्ड इन कैलकुलेटिंग परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इसके बारे में मैंने पहले डिस्कस कर दिया था कि फर्स्ट जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, जो पहली क्लास थी उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या होती है, पैसे की क्रय शक्ति, है ना। 100 रुपये का आपकी खरीद क्षमता कितनी है, 1 किलो चीनी आती है या 2 किलो आती है। अभी जो ये एक एग्जांपल भी दिया था, चलो याद दिलवा देता हूँ। मान लीजिए चीनी का रेट 25 रुपये किलो है बेस ईयर में, तो पैसे की खरीद क्षमता कितनी है, 100 रुपये की खरीद क्षमता कितनी है, 4 kg चीनी। अब चीनी हो गई करंट ईयर में आते आते 50 रुपये किलो, तो वही 100 रुपये से अब आप कितनी चीनी खरीद पाओगे, 2 किलो। तो ये खरीद क्षमता क्या हो गई, पैसे की कम हो गई। उसी 100 के नोट्स में जो आपको 4 किलो चीनी मिलती थी, कीमतें बढ़ने के कारण 2 किलो रह गई, तो इसको हम कहते हैं पैसे की खरीद क्षमता का कम हो जाना। खरीद क्षमता कम हो गई, क्रय शक्ति कम हो गई, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रांट ऑफ डियरनेस अलाउंस। भाई जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, है ना, इन लोगों को हर साल या हर छठे महीने इनकी थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। जब महंगाई बढ़ रही है तो भाई इनके खर्चे भी मेंटेन करने पड़ेंगे। तो कितनी तनख्वाह बढ़ाई जाए, उसको हम कहते हैं डियरनेस, महंगाई भत्ता बोलते हैं इसको। मीन्स अलाउंस दे दिया महंगाई बढ़ने के कारण। अब कितना दिया जाए वो इसी के हिसाब से, जैसे यही वाला क्वेश्चन था, तो यदि मान लीजिए इस साल कितना दे देंगे वो डियरनेस अलाउंस, 6% के आसपास, क्योंकि मैंने इसी में बताया था कि कितनी महंगाई बढ़ी, 6.06, तो वो 6% राउंड फिगर में 6% डियरनेस अलाउंस दे देंगे। तो डियरनेस अलाउंस को ग्रांट करने के लिए, देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इट इज़ यूज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर फार्मिंग वेजेज पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, है ना, कीमत नीति, मूल्य नीति, कृषि मजदूर नीति, है ना। एक मिनिमम वेजेज होता है, सरकार हर साल या साल 2 साल में कभी बढ़ा के डिसाइड कर देती है कि न्यूनतम मजदूरी आपको, यदि आपके यहाँ कोई लेबर काम कर रहा है तो इतनी तो देनी ही पड़ेगी। वो कैसे डिसाइड करेगा, यही इसी CPI की हेल्प से। भाई महंगाई बढ़ गई, पहले 300 रुपये मजदूरी थी न्यूनतम मजदूरी, है ना, या 400 थी, अब महंगाई हो गई
मान लीजिए 1.5 गुनी, तो 600 उन्हें करना ही पड़ेगा। और 1.5 गुनी हुई, 150 आंसर आया, वो कहाँ से निकलेगा? सीपीआई से। 50% बढ़ गई तो भाई 400 के अब 600 हो गए। इस तरह से सीपीआई यूज्ड एज प्राइस डिफ्लेटर, मूल्य अविस्फीति होता है बेटा जी, अविस्फीतिकर्ता के रूप में, कि आय की कीमत कितनी घट गई। आप इसको आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि अब से 20 साल पहले अपने पापा से पूछना कि आपकी पे कितनी थी, है ना। मान लीजिए वो आपके पापा बताते हैं कि जी मेरी पे उस समय, बड़ा याद करके सोच समझ के बतानी पड़ेगी अंदाजे से उन्हें, मान लीजिए वो बताते हैं उस समय मेरी पे 2,000 रुपये थी। और यदि उनकी पे इस डियरनेस अलाउंस से या मूल्य नीति से या कृषि मजदूर नीति से जो सरकार बढ़ाती है ना बढ़ाई होती, आज भी 2,000 ही होती, तो क्या होता भाई? चल पाता परिवार? नहीं चल पाता। तो आपकी जो आय है उसमें कितना अवस्थिति, कितनी कमी आती जा रही है। मिल तो 2,000 रही है, लेकिन इसकी परचेजिंग पावर कम होती चली गई। इसको हम कहते हैं मूल्य अविस्फीति, आय का मूल्य। सीपीआई यूज्ड एन इंडिकेटर ऑफ प्राइस मूवमेंट इन द रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट में मूल्य परिवर्तन का संकेत है, कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, कितनी तेजी से कम हो रहे हैं। ये क्वेश्चन दोनों आप ठीक से, ये वाले क्वेश्चन के दोनों मेथड आप ठीक से तैयार करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके सिलेबस में क्लियर कट लिखा हुआ है, तो उम्मीद है इसी में से एक क्वेश्चन आना चाहिए, है ना। सिलेबस दिखाऊं आपको मैं? बिल्कुल। और चीज़ें तो फिर भी कुछ धुंधली सी लिखी हैं, इन्होंने सिलेबस में तो बिल्कुल ये क्लियर कट लिखा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका मतलब इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ ही सकता है, ये तो क्लियर। पास्चे मेथड, लास्ट ईयर मेथड और सारे मेथड इसमें लिखे हुए नहीं है, लेकिन वो भी सिलेबस में है, ये तो पक्का ही पक्का है सीपीआई। तो इसके तो क्वेश्चन आपको जहाँ भी दिखे, जिस भी बुक, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं, जिस बुक में भी दिखे, आप तुरंत वो क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लें, पक्का ही पक्का। उम्मीद है इसमें से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट वन इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक कीमत सूचकांक। अभी पढ़ा था हमने ऊपर सिलेबस में सीपीआई, और दूसरा कौन सा? डब्ल्यूपीआई, थोक कीमत सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स। केवल इतना ही अंतर है। सी कंज्यूमर रिटेल प्राइस से रिलेटेड है, ये होलसेल मार्केट से रिलेटेड है। होलसेल प्राइस जो होलसेल मार्केट में होते हैं, थोक बाजार के जो रेट होते हैं। द होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर्स द रिलेटिव चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ट्रेड इन द होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट में जो व्यापार होता है वहाँ प्राइसेस में कितना चेंज आया, वो ये मेजर करता है, मापता है। इन इंडिया द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर आर कंस्ट्रक्टेड ऑन वीकली बेसिस। भारत में ये हर सप्ताह, है ना, लोग डाटा इकट्ठे करते हैं, डिपार्टमेंट है पूरा गवर्नमेंट का। और इकोनॉमिक्स में यदि आप हायर स्टडी करते हैं तो इस डिपार्टमेंट में आपके जॉब लगने के भी चांस बढ़ते हैं। देन कैसे होता है? इट इज मेजर्ड द रिलेटिव चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ट्रेड्स इन होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट में कीमतों में, वस्तुओं की कीमतों में कितना सापेक्ष परिवर्तन आता है उसको मापता है। ये इसकी डेफिनेशन भी थी। इट इंडिकेट्स द चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल। सामान्य मूल्य स्तर में बदलाव को मापता है, लेकिन इसमें होलसेल मार्केट में वस्तुएं ही बिकती हैं, सेवाएं नहीं बिकती। होलसेल मार्केट का, सेवाओं का मार्केट कहीं भी नहीं है, इसलिए ये सेवाओं को इंक्लूड नहीं करता। क्या उपयोग हैं इसके? इट इज़ यूज्ड इन द बेसिस ऑफ डियरनेस अलाउंस, डीए जो मिलता है, अभी ऊपर बात हुई थी। इट इज़ एंड इंडिकेटर ऑफ चेंज इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में कितना, हमारी अर्थव्यवस्था में कितना बदलाव आया उसके बारे में बात करता है। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की
दर को मापता है, महंगाई कितनी तेज़ी से बढ़ रही है उसको मापता है। सेम किसकी तरह है ये, सारे यूजेज सेम ये ही हैं बेटा जी, सीपीआई वाले ही। लेकिन सीपीआई के मैंने आपको बताया था रिटेल मार्केट से प्राइस के डाटा इकट्ठे करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि सब रिटेल मार्केट में प्राइस थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। थोक मार्केट में ये डिफ्रेंशिएशन कम से कम होता है। ज़्यादातर थोक मार्केट के रेट लगभग सेम होते हैं, इसलिए थोक मार्केट से जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं। देन इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर। इन्फ्लेशन का मतलब है मुद्रास्फीति, है ना, ये डिटेल में मैंने समझा दिया। इन्फ्लेशन रेफर्स टू ए सिचुएशन ऑफ राइज इन जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे समय में वस्तुओं के सामान्य वस्तुओं के सामान्य कीमत स्तर में, जो भी वस्तुएं हैं उनके सामान्य कीमत स्तर में कितना बढ़ोतरी हुई, वो कहलाता है इन्फ्लेशन, है ना। ये तो सबसे शुरू में ही मैंने समझाया था, इसको महंगाई बढ़ना भी कह देते हैं। कितनी महंगाई बढ़ी, कितना हमारे मुद्रा की खरीद क्षमता कितनी कम हो गई, परचेजिंग पावर ऑफ मनी कितनी कम हो गई, ये सब चीज़ें एक ही हैं। ऑफन इन्फ्लेशन मेजर्स इन द टर्म ऑफ होलसेल प्राइस, WPI के रूप में नापते हैं हम इसको। इन्फ्लेशन कोजेज इरोजन ऑफ परचेजिंग पावर। यदि महंगाई बढ़ रही है तो बेटा जी हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, कम ही चीज़ें खरीद पाएंगे फिर हम, है ना। फिर चीनी कितनी खरीद पा रहे थे 100 रुपये में, 2 ही किलो, पहले 4 किलो खरीद रहे थे। या हमें 2 ही किलो चीनी चाहिए तो हमारे पास फिर भी 50 रुपये बच रहे थे, हम 50 रुपये से और चीज़ें खरीद रहे थे। अब क्या करेंगे, केवल 2 किलो चीनी तो चाहिए ही भाई, तो हम 2 ही किलो, अब 100 रुपये में 2 ही किलो चीनी आ रही है तो निश्चित रूप से और चीज़ें हम नहीं खरीद पाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि क्रय शक्ति का क्षरण करती है, इरोजन करती है, कम कर देती है क्रय शक्ति को, जिससे मार्केट में हमारी डिमांड कम हो जाती है। और जब एग्रीगेट सभी लोगों की डिमांड कम हो जाएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में डिटेल में पूरा चैप्टर है, 12 नंबर का चैप्टर है, 12 मार्क्स का, है ना। बहुत डिटेल पढ़ोगे, 12th में आपसे मुलाकात होगी तब बात करेंगे इसके बारे में। चलिए, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं बेटा जी, इनके आंसर भी ऊपर मिले हुए हैं, है ना। ऊपर मैंने नोट्स में भी हैं, पढ़ाए भी हैं, तो आप इनको एक बार बार मैं पढ़ूंगा तो उससे कोई विशेष फ़ायदा है नहीं। लिखे हुए हैं, स्पष्ट पढ़ना, समझना, क्वेश्चन को याद करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लिखे हुए हैं। आधार वर्ष के वांछनीय गुण क्या हैं, ये ऊपर नोट्स में नहीं था, इसलिए मैंने इसको डिटेल में यहाँ पे लिख दिया है ना, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। इसके बाद ये कुछ टेबल्स हैं जिसमें हमने क्वेश्चन दिए हैं, है ना। इन वस्तुओं के भार क्रम से ये दिए हुए हैं, एक भारित सूचकांक बनाना है, तो ये आप समझिएगा। थोड़ी सी टेबल, क्योंकि ये PDF बनाते समय गड़बड़ हो गई, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। भोजन प्राइस इन 1980 में कीमतें कितनी हैं, 100 रुपये, इसमें 200 रुपये कपड़े की ठीक आ गई। बिजली, ईंधन और बिजली इतनी है, मकान किराए के सामने ये लिख लेना, अन्य में ये लिख लेना। इसके आंसर भी दिए हुए हैं, सॉल्व करना। ये आंसर नहीं आते हैं तो फिर बेटा जी अपने टीचर्स से या मुझसे पूछ लेना भाई, और क्या करूँ मैं, है ना। व्हाट्सएप कर लेना, इसका आंसर सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा। क्वेश्चन व्हाट्सएप नंबर मेरा 9971567842 पर प्लीज़ व्हाट्सएप पे आपको स्टडी से, आपकी पढ़ाई से संबंधित चीज़ें ही पूछनी हैं, इससे अलावा आप और किसी तरह का कोई मैसेज ना भेजें, है ना। भाई कई हज़ार बच्चे हो जाते हैं जो वीडियो देखते हैं, सभी बच्चे, है ना, कोई गुड मॉर्निंग मैसेज, कोई किसी त्यौहार का मैसेज भेजेगा तो भाई मेरे लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो मेरी भी थोड़ी सी सोच लेना बातें, है ना। तो मेरा ध्यान रख के प्लीज़ आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूँगा,
पढ़ाई से संबंधित कुछ भी चीज़ें पूछनी हो तो मैं कोशिश करूँगा आपको आंसर दूँ, तो आप कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये टेबल, पहली लाइन बिल्कुल ठीक, ये तो क्वेश्चन ही ठीक है, इसके भी आंसर दिए हुए हैं, निकाल लेना बेटा जी। क्या पूछा है इसमें? सरल समग्र विधि, कौन सी विधि? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सेकंड वाली उसमें पढ़ाया था मैंने सेकंड लेक्चर में। एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, औसत मूल्य अनुपात विधि, ये भी सेकंड लेक्चर में पढ़ाई थी। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। लास्पियर विधि, पाश्चे विधि, फिशर मेथड, इनसे निकालना है। एक क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करवाया था, अब ये अपने आप करके देखना, आंसर ठीक आते हैं तो वेल एंड गुड, है ना। मेरी तरफ से अपनी पीठ थपथपा लेना, शाबाशी ले लेना, वरना तो दोबारा से ट्राई करना है, ध्यान से दोबारा पढ़ना है। कंस्ट्रक्ट ए वेटेज इंडेक्स नंबर ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मूल्य सापेक्ष विधि का प्रयोग करते हुए भारित सूचकांक की रचना करनी है। इसमें भी लगभग ठीक है बेटा जी। बेस ईयर, क्वांटिटी, आधार वर्ष, मात्रा, इतना पार्ट है। बेस ईयर प्राइस ये वाले हैं और करंट ईयर प्राइस ये वाले हैं, है ना। वो हिंदी इंग्लिश में ये लंबी लाइन हो जाती है, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। इसमें चावल के लिए ये वाले हैं, गेहूं की ये हैं, बाजरे की ये, अरहर की ये, और देसी घी ये, और चीनी कहाँ गई भाई फिर? सॉरी, गलत हो गया भाई। देसी घी ये वाले, अरहर ये, बाजरा ये, गेहूं ये, और ये वाले हो गए बेटा जी चीनी के डाटा, ये वाले। ये तो खाली होगी ना, ये इसका आंसर है। इसको देखिएगा, करिएगा, है बेटा जी। तो टाइम हो गया, चैप्टर भी हो गया। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी, हैं। मेहनत से पढ़िएगा। अब स्कूल भी खुल रहे हैं, है ना। कल से खुल जाएंगे स्कूल, मंडे से। आज संडे है, तो आज तारीख है 6 फरवरी। कल 7 फरवरी से आपके स्कूल खुल रहे हैं, स्कूल जाइएगा। इसका मतलब है पेंडेमिक लगभग नॉर्मल स्थिति आती जा रही है, सुधार हो रहा है। वैसे भी उम्मीद है आपको वैक्सीनेशन हो गया होगा, है ना। यदि नहीं हुआ तो प्लीज़, जब गवर्नमेंट इतनी सुविधा दे रही है, इतनी हैजार्डस बीमारी है, तो आप बिल्कुल इसके लिए कोशिश करिए। आपके टीचर्स भी आपको इसमें हेल्प करेंगे, है ना। आपका स्लॉट बुक नहीं हो रहा है तो बुक करवा देंगे वो। और अब कई बार तो बहुत सारे स्कूलों में तो कैंप भी लग रहा है। तो टीका ज़रूर लगवाइए, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। ये आपकी बीमारी से बचाव में हेल्पफुल है और बहुत हेल्पफुल है। तो आपको उम्मीद है, वैसे तो वैक्सीनेशन ज़्यादातर बच्चों ने फर्स्ट डोज तो लगवाई ली होगी, सेकंड डोज की बारी आ रही है अब तो। यदि किसी ने नहीं लगवाई तो बिल्कुल लगवाइएगा। चलिए, आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। आपको समझ आई होंगी चीज़ें ठीक से, उम्मीद मुझे यही है। और यदि अभी भी कुछ गड़बड़ है, आपको कोई चीज़ ऐसा लगता है कि सर ने बहुत तेज़ी से पढ़ा दी, सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, है ना, या मेथड में ये चेंज हो जाता तो और मज़ा आता, ऐसा कुछ आपको महसूस होता है तो मुझे लिखिएगा, इस पर कॉमेंट्स कीजिएगा, है ना। और कमेंट्स करेंगे तो मुझे आगे वाली वीडियो इम्प्रूवमेंट में हेल्प मिलेगी।